13 में, which is also called as third है according to Mendeleev periodic table, we are now studying boron family. बोरोन फैमिली के जो एलिमेंट्स है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। अगर हम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p1, इसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल। और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला जो शेल है दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी शेल, ठीक। इसका मतलब वैलेंसी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम ये 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। इसके बाद जो है अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को देखें तो इसमें से बोरोन जो है नॉन मेटल है, या मैं इसको जो है मेटलॉइड्स भी बोल सकता हूँ। दिस इज बेसिकली मेटलॉइड। तो नॉन मेटल कहने की बजाय हम इसको क्या बोले, मेटलॉइड, यानी इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। और बाकी जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज मेटल, ठीक। एल्यूमिनियम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे जो पाए जाने वाले एलिमेंट है उनमें से सेकेंड नंबर ही एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 Np1, यानी इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, इसलिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, BF3 का केस ले लूं, तो फ्लोरीन इज गिवन एज -1 स्टेट एंड बोरोन विल बी +3 स्टेट। अब इसके बाद हमें बोल रहे हैं कि +3 स्टेट इज फाउंड इन कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली, ठीक। यानी हमें बोल रहे हैं कि जो बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स हैं मोस्टली वो कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं, यानी +3 स्टेट जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड में मिलती है। उसका कारण क्या है कि अगर हम आयन बनाना चाहें M+3 तो फॉर्मेशन ऑफ M+3 आयन इज वेरी डिफिकल्ट, और उसका रीजन क्या है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आयोनाइजेशन एनर्जी हम किसे बोलते हैं कि मान लो मेटल से मैं पहले M+1 बनाऊं, फिर मैं M+2 बना दूं और बाद में मैं M+3 बना दूं, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी द आयन फॉर्मेशन इज डिफिकल्ट। तो +3 स्टेट तो पाई जाती है बट +3 स्टेट इज फाउंड इन कोवेलेंट कंपाउंड। इसका एक और रीजन आता है कि अगर हम M+3 आयन की बात करें तो बिकॉज ऑफ हाई चार्ज इट हैज हाई पोलराइजेशन, और बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो फजान रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो हाई होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हाई होगा तो हमें बोलेंगे कि कंपाउंड जो है वो कंपाउंड बनाएगा कोवेलेंट कंपाउंड, एलिमेंट जो है वो बनाने वाला है कोवेलेंट कंपाउंड। तो M+3 स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो किसमें है, मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स में, ठीक है ना। और उसका रीजन है हाई पोलराइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई है। देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी मोस्ट कॉमन है वो है +3, और उसका रीजन हम देख चुके हैं क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन है NS2 Np1, 3 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है। अगर हम बोरोन से थेलियम तक जाएं तो स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट डिक्रीजेस वाइल स्टेबिलिटी ऑफ +1 स्टेट इंक्रीजेस, यानी कि प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट थेलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थेलियम +3, ठीक है। और इसका रीजन हम किसे बोलते हैं, द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि थेलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थेलियम +3, तो अगर मैं थेलियम +3 ले लेता हूं तो इजीली इट कैन कन्वर्ट इनटू थेलियम +1। इसका मतलब इसका रिडक्शन आसानी से इसमें हो जाएगा, जिसका रिडक्शन आसानी से होगा वो कहलाएगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थेलियम +3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट को जो है हम इनर्ट पेयर किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि जब हमारे पास NS2 Np1 है, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें तो 3 बॉन्ड बनाएंगे और +3 स्टेट होगी। लेकिन सपोज कीजिए कि NS2 जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, यानी व्हेन NH2 इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इट रिमेन्स इनर्ट। तो जब ये इनर्ट रहेगा तो इसी की पेयर की वजह से इनर्ट है, तो दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसके 2 रीजन हम बोलते हैं कि जब अपन हायर एलिमेंट में जाते हैं
तो न्यूक्लियस में इतने ज़्यादा प्रोटॉन हो जाएंगे कि वो NS इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेंगे, और बांध के रखेंगे तो देयर इज मोर अट्रैक्शन ऑन NH शेल इन द हायर एलिमेंट, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, बंधा हुआ है न्यूक्लियस के साथ मजबूती से। ये रीजन है किसके लिए, NS इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट ना करने के लिए। एक रीजन और दिया जाता है, वो रीजन ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर NS इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द एनर्जी व्हेन द एडिशनल 2 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब इसका मतलब क्या है ये मैं समझा रहा हूं कि जैसे सपोज कीजिए मैंने बनाया NS, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और NP1 यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब यूजुअली ये होता है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड उतने ही बनते हैं। अब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो एक ही बॉन्ड बनेगा। अगर इसको 3 बॉन्ड बनाना है तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को पहुंचना पड़ेगा आगे एक्साइटेशन से। अब एक्साइटेशन में कर रहा हूं तो एक्साइटेशन मतलब हायर ऑर्बिट में ले जा रहा हूं मैं इसे, तो सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जितनी एनर्जी यहां रिक्वायर्ड है इसको बोलते हैं हम एनर्जी रिक्वायर्ड इन अनपेयरिंग। अब अनपेयर कर रहे हैं अपन इस पेयर को, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अच्छा जैसे ही हम अनपेयर करेंगे वैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां, और उससे क्या फायदा होगा कि 2 एडिशनल बॉन्ड बन जाएंगे। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन होता यह है कि एनर्जी वाइज जितना यहां चाहिए रिक्वायर्ड एनर्जी टू अनपेयर, इट इज मोर देन द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 एडिशनल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो थर्मोडायनामिकली रिक्वायर्ड एनर्जी इज मोर देन द एनर्जी रिलीज्ड, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन किसमें नहीं होगा, लास्ट वाले एलिमेंट में ये इफेक्ट बहुत प्रीडोमिनेंट होता है, यानी थेलियम में +3 की बजाय ज्यादा स्टेबल कौन सी हो जाती है, +1, क्योंकि ये पेयर इनर्ट रहेगा। और उसका रीजन हमने ये बोल दिया है कि रिक्वायर्ड एनर्जी टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द एनर्जी रिलीज व्हेन एडिशनल 2 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस का सीधा रिलेशन ये है कि जब हम नीचे जाते हैं तो n का वैल्यू बढ़ता जाता है शेल का नंबर, और शेल का नंबर बढ़ेगा तो रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम रेडियस का ऑर्डर देखते हैं तो वहाँ एक एक्सेप्शन आता है, और एक्सेप्शन किस में आता है कि एल्यूमिनियम और गैलियम में बड़ा रेडियस होना चाहिए था गैलियम का, बट बड़ा रेडियस होता है एल्यूमिनियम का, यानी गैलियम इज स्मॉलर। तो उसका रीजन हम क्या देते हैं कि गैलियम में 3d10 सबशेल इज फिल्ड कंप्लीटली, इज फिल्ड कंप्लीटली। अब जब हम d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो d ऑर्बिटल इज लार्जर इन साइज, और लार्जर का मतलब ये डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज अगर होगा कोई ऑर्बिटल तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस की शील्डिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें दूर दूर है, और इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो शील्डिंग पुअर हो जाती है। जैसे ही पुअर शील्डिंग होगी वैसे ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और जैसे ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाएगा। तो गैलियम की रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड इट इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, दिस इज द एक्सेप्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी में नॉर्मल ये होता है कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं ग्रुप में तो नीचे रेडियस बढ़ती जाती है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। तो जनरल ट्रेंड तो ये है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक। लेकिन अब 2 जगह एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन कहाँ आते हैं कि गैलियम इज मोर देन एल्यूमिनियम एंड थेलियम इज मोर देन इंडियम, ठीक। अब रेडियस गैलियम का रीजन अपन इसका देख रहे हैं कि रेडियस हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि रेडियस ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। गैलियम अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यहां से डिफिकल्ट होगा एंड इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी। तो गैलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर। उल्टा करके देख लेंगे हम इसे रिलेशन को कि गैलियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। हम इसके बाद बात कर रहे हैं होना क्या चाहिए था कि थेलियम कम होना चाहिए था क्योंकि ग्रुप में नीचे जा रहे हैं हम। लेकिन होता यह है कि थेलियम के केस में जैसे हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं वही रीजन यहां दे रहे हैं कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथेनाइट्स में और उसके बाद वाले एलिमेंट्स में वहां क्या होता है
4s सबशेल इज फिल्ड। अब साइज की मैं बात करूं तो d ऑर्बिटल से भी बड़ा f ऑर्बिटल होता है। साइज का अगर हम ऑर्डर देखें तो s लेस देन p लेस देन d लेस देन f। f सबशेल पूरा भरा हुआ है एंड इट इज डिफ्यूज इन नेचर बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज। डिफ्यूज आना फैला हुआ है, ठीक है। अगर ये डिफ्यूज्ड है तो पुअर शील्डिंग होगी इसकी, और पुअर शील्डिंग होगी तो न्यूक्लियस के आसपास पुअर शील्डिंग का मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, सॉरी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर, सो आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का रीजन क्या है कि इसमें 4f पुअर शील्डिंग वाला ऑर्बिटल भरा हुआ है, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, रीजन क्या है कि 3d इसमें पूरा भरा हुआ है और इसका भी पुअर शील्डिंग है। तो हम दोनों का रीजन क्या देते हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f ऑर्बिटल। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम ऑर्डर देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, प्रैक्टिकल ऑर्डर है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है और प्रैक्टिकल ऑर्डर है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है दैट इज रैंडम ऑर्डर, ठीक है। यानी कि नॉर्मली ऐसा होता है कि मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पे बढ़ता जाता है, ठीक है। नीचे जाने पे अगर हम देखें तो कम होता जाता है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन उसमें गैलियम सबसे कम आ रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम, तीसरे नंबर पे आना चाहिए था गैलियम, पर यहाँ आ रहा है थेलियम, उसके बाद इंडियम और गैलियम, ठीक है। तो इसका तो कोई रीजन हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर ये कि गैलियम हैज मेल्टिंग पॉइंट एज 30 डिग्री, सो इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट ऑल्सो ड्यूरिंग द समर। ये गैलियम के लिए बोल रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में यूजुअल ऑर्डर है कि डाउन द ग्रुप जो है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। और इसको हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा, साइज अगर कम होगा तो एटम जो है वो पास पास होंगे, और एटम पास पास होंगे तो उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो यूजुअल ऑर्डर है कि नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। यानी बोरॉन सबसे कम और थेलियम सबसे ज्यादा। उसका रीजन हम क्या बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो है दो फैक्टरों पे डिपेंड करती है, मास बाई वॉल्यूम। अब नीचे जाने पे वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो भी बढ़ता है, जो कि डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो नीचे जाने पे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि नीचे जाने पे एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत कर रहे हैं हम रिएक्टिविटी विद एयर से, ठीक है। तो बोरॉन इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है साइज से होता है। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, तो उस केस में साइज बड़ा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो उस केस में नीचे जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो सबसे कम रिएक्टिव जो है वो बोरॉन होगा। तो बोरॉन को अगर हम एयर में रखें तो इट इज नॉन रिएक्टिव इन द एयर। पर अगर मैं बोरॉन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दूं एट द हाई टेम्परेचर तो इट फॉर्म है ऑक्साइड B2O3, ठीक है। और एल्यूमिनियम के साथ ऐसा है कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, बट इट इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव। उसका कारण यह है कि एल्यूमिनियम का जो मेटल होगा, उस मेटल की जो ऊपर की सरफेस होगी वो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 बना देगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और Al2O3 की जो लेयर है इट विल प्रोटेक्ट दिस मेटल फर्दर, यानी कोरोजन फर्दर नहीं होगा। तो एल्यूमिनियम की सरफेस पे क्या होता है, एक कोटिंग की तरह एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। लेयर किसकी होगी, Al2O3 की। यानी कि जो एल्यूमिनियम सरफेस पे था वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आया और कांटेक्ट में आके उसने ऊपर ऊपर एक परत बना दी, और इस परत के कारण, इस कोटिंग के कारण एल्यूमिनियम जो है फर्दर कोरोजन से बच जाएगा। यही कारण है कि एल्यूमिनियम के बर्तन जो होते हैं वो काफी समय तक जो है वैसे के वैसे चमकदार दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे उनकी रिएक्टिविटी नहीं होगी। और इन जनरल नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है बिकॉज इंक्रीज इन साइज। तो इन जनरल हमें बोल रहे हैं कि अगर बोरॉन फैमिली के एलिमेंट है
तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं E2O3 टाइप का। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ इसका, B2O3 बनाते हैं, जैसे ये L2O3 बनाते हैं, ठीक, जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3 स्टेट। अगर हम इन मेटल्स की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराएं तो ये EN टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज नाइट्राइड, एंड नाइट्राइड में जो आयन होता है वो होता है N-3। तो बिकॉज ऑफ नाइट्राइड आयन दीज कंपाउंड आर कॉल्ड एज नाइट्राइड। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम नाइट्रोजन से करा रहे हैं तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN। और अगर हम ALN की रिएक्शन वाटर से करा दें तो हाइड्रोलाइसिस विल टेक प्लेस। कैसे कि एल्यूमिनियम +3 स्टेट में है, नाइट्रोजन -3 स्टेट में। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, H+ और OH-, OH- विल अटैक ओवर Al+3, 3 OH- जुड़ जाएंगे और LOH3 बना देंगे, और 3 H+ इसमें जुड़ जाएंगे एंड अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। अगर हम ऑक्साइड्स में देखें तो नीचे की तरफ जाने पर एसिडिक नेचर डिक्रीज करती जाती है, एंड वाइस वर्सा बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है ना, ऑक्साइड्स के लिए, सभी ऑक्साइड्स के लिए अपन इस जनरल ट्रेंड को मान सकते हैं। इसमें B2O3 को हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, L2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक इसलिए क्योंकि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, और बाकी की रिमेनिंग 3 जो है वो तीनों बेसिक ऑक्साइड है। ये चीज हमें याद करनी होती है। और एसिडिक हम इसे इसलिए बोलते हैं कि वाटर से रिएक्शन के बाद ही एसिड देता है H3BO3। तो पॉइंट ये होता है कि अगर ऑक्साइड वाटर के साथ एसिड देता हो तो एसिडिक ऑक्साइड, और ऑक्साइड अगर वाटर के साथ बेस देता हो तो बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि नीचे जाने पे एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। अगर हम रिएक्टिविटी बात करें विद हैलोजन H2 तो E+H2 से बन जाता है EX3, ठीक ना, क्योंकि होगा क्या कि +3 स्टेट इनकी होती है और हैलोजन किस स्टेट में होता है, आगे जाके आयन की फॉर्म में -1 स्टेट। तो 3 हैलोजन आयन जुड़ जाएंगे E के साथ और EX3 बना देंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा BF3AlCl3। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है कि वाई BF3 इज कोवेलेंट। तो BF3 इज कोवेलेंट, उसके जो रीजन है मेन उसका क्या है कि BF3 इज स्मॉलर, ठीक है, सो इट डज मोर पोलराइजेशन अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, और जैसे ही पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर हाई हो जाएगा। तो हम इसको इसलिए इससे देख सकते हैं। दूसरा एक और रीजन हम बोल सकते हैं कि जैसे बोरोन और फ्लोरीन में देखूं मैं तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज स्मॉल, और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल होगा वहां परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी कम होगा। तो उस कंपाउंड की टेंडेंसी किस तरफ हो जाती है, किस तरफ हो जाएगी उस कंपाउंड टेंडेंसी कोवेलेंट होने की। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे अगर अपन इधर जा रहे हैं तो इनके हैलाइड जो है अगर कोवेलेंट है तो उसका रीजन है कि स्मॉलर साइज की वजह से पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो BF3 इज मोर कोवेलेंट ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोरोन, है ना, और पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें हाई होता है। एक और बात बोल सकते हैं कि BF+3 आयन बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो मुझे 3 आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, IE1, IE2, IE3, और उन तीनों का ओवरऑल सम इतना ज्यादा होता है कि हम BF+3 आयन बना ही नहीं सकते। तो इसमें ये आयन नहीं होगा तो कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी विद एसिड और बेस, ठीक है। अब बोरोन के बारे में हम कह चुके हैं कि इट इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, साइज इसका बहुत स्मॉल है तो इट इज ऑलमोस्ट रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। तो एसिड और बेस से रिएक्शन करवाए तो देयर इज नो रिएक्शन ऑफ बोरोन विद एसिड और बेस। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम के केस में देखें तो एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक मेटल। व्हाट इज मीन्ड बाय एम्फोटेरिक मेटल? इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा AlCl3, ठीक है। और अगर NaOH से रिएक्शन कराएगा तो एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है L+3, L+3 जाएगा OH- के साथ एंड इट कैन फॉर्म AlOH3। AlOH3 is amphoteric hydroxide. That means it can react with both acid and base. अगर हम AlOH3 का जो PPT है वैसे PPT की फॉर्म में होता है, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके ये बना सकता है AlOH3 एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड।
अब एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड को अगर हम NaOH में डिजोल्व करवाएं तो इट कैन रेडिली डिजोल्व इन NaOH और ये बना देता है AlOH4 माइनस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। मतलब इस रिएक्शन में ये है कि AlOH3 कैन कंबाइन विद OH माइनस आयन ऑब्टेन फ्रॉम NaOH। अब ये इसलिए कंबाइन हो रहा है इसके साथ है बिकॉज दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं दे कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो लुईस एसिड है LOH3, तो ये क्या काम कर सकता है, इसके साथ OH माइनस से रिएक्ट कर सकता है और क्या बना सकता है, AlOH4 माइनस। अब हम देख रहे हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। बोरोन की खासियत ये है कि बोरोन जो है अपने जो दूसरे मेंबर्स हैं ग्रुप के उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो डिफरेंट बिहेवियर ये है पहला तो कि इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि BF3 या BCl3 हमेशा कोवेलेंट फॉर्म में ही होगा। लेकिन अगर मैं AlCl3 के लिए देखूं तो पानी में जाने के बाद इट कैन डिसोशिएट इनटू Al+3 एज वेल एज Cl माइनस आयंस आर ऑब्टेन। तो ये हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज पोलराइजिंग पावर इज मोर एंड साइज ऑफ आयन इज वेरी स्मॉल, B+3, ठीक। अगली बात हम कर रहे हैं कि ये टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी BF4 माइनस ले लूं मैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 है, 4 के साथ कनेक्टेड है, या फिर मैं ले लूं BOH4 माइनस। वाइल एल्यूमिनियम कैन फॉर्म ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स AlCl6 माइनस 3 जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। तो मोस्टली ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्राइडल, और रिमेनिंग जो है वो बनाता है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। दिस इज ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाइडल मीन्स 6 से जुड़ा हुआ है, टेट्राइडल मीन्स 4 से जुड़ा हुआ है। दूसरा डिसिमिलरिटी ये है कि B2O3 इज ए एसिडिक ऑक्साइड, Al2O3 इज एम्फोटेरिक एंड रिमेनिंग आर बेसिक। तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाने वाला केवल मात्र एक एलिमेंट है बोरोन फैमिली के अंदर। तो दीज आर द 3 बिहेवियर विच आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब यह है कि कितनी आसानी से वहां से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं कि एनर्जी मुझे कम देनी पड़े, ठीक। तो मेटलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का जो ऑर्डर है कि बोरोन इज लेस देन एल्यूमिनियम, और उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज लार्जर इन साइज। तो एल्यूमिनियम अगर लार्जर होगा साइज में तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर तो थोड़ा सा उल्टा ऑर्डर आता है कि एल्यूमिनियम से गैलियम अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस, ठीक। अब इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम यहाँ जाएं तो इस केस में पुअर शील्डिंग ऑफ d ऑर्बिटल होता है, और पुअर शील्डिंग होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रांगली बाउंड होगा थेलियम में तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता जाएगा। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम होगी और एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी। इसी चीज़ को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि अगर मैं SOP का ऑर्डर देखूं तो SOP जो है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होता जाएगा, और SOP डिक्रीज, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो प्रैक्टिकल डेटा के बेसिस पे भी हम ये बोल सकते हैं कि SOP की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा इसमें होगा तो ये आसानी से आयन बना देगा, यानी इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक। अब इसके बाद हम देख रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरोन एंड सिलिकॉन। बोरोन की प्रॉपर्टी मिलती होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम के साथ, लेकिन बोरोन की प्रॉपर्टी मिलती है किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो अगर एलिमेंट अपने नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट के साथ मैच करता है प्रॉपर्टीज को तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप कैसे शो करता है, उसके 2 पॉइंट है कि बोरोन और सिलिकॉन बोथ आर नॉन मेटल,
किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोरोन और सिलिकॉन के बारे में। बोथ आर नॉन मेटल। दूसरा है दे हैव नियरली इक्वल डेंसिटी। दोनों की खासियत है कि बोथ कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड बनाने का कारण है कि B+3 और Si+4 में चार्ज ज्यादा है तो दे विल शो मोर पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता जाएगा एनायन का उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आता जाएगा। ऑक्साइड ऑफ बोथ आर एसिडिक, B2O3 एंड SiO2 बोथ आर एसिडिक। ये कैसे पता लगता है कि जब हम यहाँ इनकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो दे विल फॉर्म एसिड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स। बोथ कैन रिएक्ट विद NaOH। अब हमें ये पता है कि दोनों एसिडिक हैं, तो एसिड की रिएक्शन हम NaOH से कराएं बेस से तो ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे। B2O3 बनाता है मेटाबोरेट, जबकि सिलिकॉन बनाता है सिलिकेट। ठीक, दोनों की रिएक्शन, दोनों के क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराऊं तो सिंपली ये होगा कि जैसे बोरोन +3 स्टेट में है या हाइड्राइड में H- पड़ा हुआ है, तो ये हाइड्राइड इससे कंबाइन होने लग जाता है और ये बनाता है B2S6 हाइड्राइड, डाइबोरान जिसको बोलते हैं। आगे डिटेल में स्टडी करेंगे हम। SiCl4 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये हाइड्राइड बना देता है SiH4 जो कि टेट्राइडल होगा शेप में। दोनों के जो हैलाइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे मैं चाहे तो यहाँ BH3 लिखूं, चाहे मैं BCl3 लिख दूं, दोनों के हैलाइड वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं और ये बना देता है H3BO3 एसिड। ठीक है ना, ये क्या चीज मिल रही है मुझे? बोरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। अगर मैं SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस करवा दूं, हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर, तो सिंपल क्या होगा, सिलिकॉन यहाँ +4 स्टेट में है और 4 OH- इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो सिलिकॉन +4 और OH- मिलकर क्या बना देंगे? SiOH4 एंड इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए एसिड, नॉट द बेस। ध्यान रखना है, इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए एसिड। अगर मैं वाटर को एलिमिनेट करवा दूं यहाँ से तो ये बनाएगा H2SiO3 सिलिसिक एसिड। तो सिलिसिक एसिड की वजह से ये क्या होता है, मतलब ये इनके हाइड्रोलाइसिस से मुझे क्या मिलेगा? एसिड। हाइड्रोलाइसिस को समझना आसान है कि जैसे मैं समझा देता हूँ, BCl3 का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो B+3 3Cl- जोड़ लूँ मैं, वाटर की रिएक्शन करा दूँ H+OH-, OH- इसके साथ, H+ इसके साथ, तो ये बना देगा HCl और ये बना देगा BOH3। ठीक है, ये है बोरोन की प्रॉपर्टी।